एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, वी आर गोइंग टू सी 7 स्टेप्स, 7 ऐसा स्टेप देखने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग एसे को लिखते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो 68वीं अभी मेंस होने वाला है उसमें उन लोगों के लिए है जो मेंस देंगे, और अपकमिंग जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट एक ऐसा है ना जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए और कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप आसानी से अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ऑप्शनल की जगह क्या कर दिया है, 300 का ऐसे कर दिया है। इसमें क्या करना है, हमें 3 ऐसे को लिखना है, 100 नंबर का ऐसे होगा। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है ना दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अगर सपोज करो कि बहुत सारे, जैसे सेक्शन 1 में आपको 4 ऐसे दिया है, तो 4 ऐसे में से हमें क्या करना है, एक को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन हम कैसे लेंगे, सबसे बड़ा रोल यहाँ पर यही प्ले होता है कि सिलेक्शन कैसे लेंगे। तो हमेशा देखना है दोस्तों कि सिलेक्शन में 4 टॉपिक जो दिया है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है ना, तो सबसे पहला प्रायोरिटीज होना चाहिए कि चारों टॉपिक में सबसे ज़्यादा नॉलेज किस में है आपको। ठीक है, एक नॉलेज किस में है, तो पहला स्टेप हो गया ना कि जब सेलेक्ट करोगे तो सबसे ज़्यादा आप किस में नॉलेज है जो आप 10-12 पेज में लिख सकते हो। क्योंकि अगर आपको 3 ऐसे लिखना है तो कम से कम 12 पेज में एक, 10 से 12 पेज में एक ऐसे होना चाहिए। तो 10 से 12 पेज में लिखने के लिए, 10 से 12 पेज में लिखने के लिए आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए, जिसमें आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। उसको आप सबसे पहले चूज कीजिए। और एक और है दोस्तों कि मिथ है कि जो ऐसे हम, एक ऐसा मार्केट में फैला हुआ है कि क्या है कि हम वही ऐसे अटेम्प्ट करेंगे ना जो किसी ने नहीं किया हो। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है ना कि हमें जो लोग बोलते हैं कि हमें ज़्यादा नंबर मिलने का चांस होता है। ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा वाला ऐसे करेंगे जो किसी ने टच नहीं किया, तो ये गलत है। ऐसा, इस मिथ पर आप जियो मत, वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है अगर उसमें नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। तो हमेशा वही ऐसे चूज कीजिए जिसमें नॉलेज आपको सफिशिएंट हो। अब नॉलेज को कैसे चेक करोगे, हाउ टू चूज, उस ऐसे को ब्रेक करो। ब्रेक इन द मतलब क्या है ना कि इसके सब पार्ट्स को देखो आप, कि इसको हम ब्रेक करके, इसको कोई भी ऐसे को हम कितने अलग अलग अंदर जो सब पार्ट्स है उसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऐसे का फैक्टर्स है, कॉजेज़ क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, ज्योग्राफिकल क्या है, अभी सिनेरियो में क्या चल रहा है। तो ऐसे क्या है, ऐसे आप ब्रेक करके देखो कि किसको हम क्या करेंगे, 12 पेज, 10 से 12 पेज में हम लिख सकते हैं। और सेकेंड, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसको बेटर प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो ऐसे आप चूज कर रहे हो ना, उसके जो सेंट्रल थीम है उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे सपोज करो कि एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसे पूछा गया है यूपीएससी में कि मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर है वो क्या है, मीडिया है। तो इसमें सेंट्रल थीम क्या है, तो सेंट्रल थीम इसमें क्या है दोस्तों, मीडिया। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो एक है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमेशा सेंट्रल थीम को पकड़ो कि मीडिया के बारे में बात कर रहा है, और उसका जो सब पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है डेमोक्रेसी। तो जो आपका ऐसे होना चाहिए ना, वो दोनों के बीच में लिंकेज होना चाहिए। ठीक है ना, कि कैसे मीडिया 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो सेंट्रल थीम के साथ साथ हमें लिंकेज भी पता होना चाहिए कि कैसे हम ऐसे को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमेशा जब चूज करने की ऑप्शन आए ना, तो 4-4 का जो सेक्शन है, एक सेक्शन में 4 जो आपको टॉपिक्स दिए होंगे, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि किस में ज़्यादा नॉलेज है आपको, किस में आप 10-12 पेज पढ़ने लिख सकते हैं और इंटरेस्ट है कि नहीं। नॉलेज को कैसे आप
चूज करोगे, कैसे बताओगे कि किस में ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको देखो कि उसको हम कितने डायनेमिक्स, कितने अलग अलग सब फैक्टर्स में हम उसको ब्रेक करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सा ऐसे देता हूँ, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, वो आ जाएगा। तो उसमें तो आप बहुत सारे लिख दोगे, हिस्टोरिकल लिख लोगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, या तुम लिख लो 1857 की लड़ाई पर, हमको ऐसे दे देंगे आपको लिखने के लिए 1857 पर। तो उसमें क्या करोगे, कॉजेज तो भरमार लगा दोगे आप, ठीक है ना, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सब आपको है ना, कोई भी ऐसे का सब पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट तक, कहाँ कहाँ तक हम इसको पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शंस ऑफ द जो टॉपिक्स होता है ना, उसमें इस फैक्टर्स को, नॉलेज, हाउ टू चूज़, इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसका सेंट्रल थीम क्या है, और उसको क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लिंक कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब सपोज करो आपने एक एसे को क्या कर लिया दोस्तों, एसे को आपने चूज कर लिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर सपोज करो जैसे बीपीएससी में है, तो एक एसे को लिखने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। तो 1 घंटा में आपको क्या करना है, 5 से 7 मिनट है ना, थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं, दिमाग को दौड़ाओ। उसमें एक फ्लो चार्ट्स बनाओ, साइड में कहीं रफ में फ्लो चार्ट्स बना लो कि इसको कैसे लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जैसे सब इंट्रो लिख देंगे, इंट्रो के बाद इसका कौन कौन सा डायमेंशंस है, जैसे डायमेंशंस में क्या हो सकता है कि डिफिनीशंस हो सकता है, एक डायमेंशंस, एक इसका अलग अलग कॉजेज हो सकता है, फैक्टर्स हो सकता है, कौन कौन से पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है वो हो सकता है, उसको लोकल लेवल पर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका कंटेक्स्ट देखो, कौन कौन से कंटेक्स्ट में हम इस ऐसे को लिख सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हो गया, कल्चरल हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करना है ना कि एक आपको क्या करना है कि एक माइंड मैप बना लेना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, और लास्ट में क्या है कि कंक्लूजन है, कहाँ पर हम कौन सा कोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कौन कौन से स्टोरी हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक आप माइंड मैप बना लोगे ना शुरू में, तब क्या करोगे कि आप लिखना स्टार्ट करो। तो ये माइंड मैप आपका 5 से 7 मिनट ले लेगा, ठीक है। तो आपके पास बचते कितने हैं दोस्त, तो आपके पास एटलीस्ट मतलब 50 से 52 मिनट बचेंगे एक ऐसे को लिखने के लिए, ठीक है ना, और डेट इज सफिशियंट। अब 50 से 52 मिनट, सपोज करो कि 10 मिनट आप ले लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग में, तो आपके पास 50 मिनट बचे। तो 50 मिनट को क्या करोगे आप कि 50 मिनट में आप क्या करोगे, लिखना स्टार्ट कर दोगे, और आपके पास ऑलरेडी ये फिगर है दिमाग में तैयार कि हमको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो क्या होगा कि आप आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर लोगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप ये फिगर नहीं बनाते हैं अपने माइंड में, तो लिखते जाओगे फिर बीच में भूल जाएगा, तो फिर आपको सोचने के लिए आप रोकना पड़ेगा, फिर आप सोचने लगोगे। तो हो सकता है कि जो आप पैरा लिख रहे हो, ये पैरा लिख रहे हो और नीचे दूसरा पैरा है, उसके बीच में लिंक बने ही ना। तो एक प्रॉपर तरीके से जो डायग्राम है वो काफ़ी जरूरी होता है किसी भी ऐसे को लिखने के लिए, ठीक है। उसमें आप अलग अलग डायमेंशंस को पकड़िए कि हमें किस तरह से लिखना है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि अगर आपका कोई पीटी का एग्जाम आने वाला है, तो आप क्या करते हो, पहले से प्लानिंग करके रखते हो ना कि हमको लुसेंट में इतना समय देना है, एनसीईआरटी में इतना देना है, घटना चक्र में इतना देना है, करंट अफेयर्स में इतना देना है, और उसके साथ साथ हमको कितना सेट लगाना है, पर डे सुबह उठ के हमको एक एक सेट मारना है। तो ये आपका जो है ना माइंड में तैयार होता है, ठीक है ना। तो आप इसको एग्जीक्यूट सही से कर लेते हो। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं है तो आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो यही ब्रेन स्टॉर्मिंग में यही होता है। तो डेट इज़ द सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब आ जाओ हम ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम क्या किए कि हम एक टॉपिक, पहला स्टेप क्या होता है, टॉपिक हमने चूज करना होता है। तो टॉपिक चूज कर लिए, ठीक है। अब टॉपिक चूज कर लिए तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को लिखेंगे, एक माइंड मैप तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। डेट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द एसे राइटिंग, ठीक है ना। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट का बहुत सारे तरीका है। जैसे आप क्या कर सकते हो, कोटेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, कोटेशन लिख सकते हो, कोटेशन से स्टार्ट कर दो। जैसे सपोज करो कि वायलेंस पर आ गया, ठीक है ना। वायलेंस पर कोई क्या बोलते हैं, ऐसे आ गया। वायलेंस मतलब तो समझते ही हो आप लोग। तो इस पर कोटेशन क्या हो सकता है, तो गांधी जी का एक कोटेशन है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब क्या है कि अगर आप आँख के बदले आँख लोगे ना, तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप कोटेशन से अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो कितना मतलब जो चेक करने वाला होगा ना उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक्स है। अब कोटेशन को कैसे तैयार करना है, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है।
अब वो देखो, अब आपको क्या करना है कि सारे एक नोटबुक ले लो, उसमें एजुकेशन टॉपिक डालो, हेल्थ डालो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्थ के बाद इन्वायरमेंट डालो, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स डाल लो, वीमेन एम्पावरमेंट डालो, और उसके अंदर कितने कोटेशन हैं एजुकेशन को लेके, नॉन वायलेंस को लेके, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को लेके, सबको एक नोट्स में प्रॉपर तरीके के बना के रख लो। वो लास्ट समय याद करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे, जब लिखने के लिए कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, कोटेशन की जगह आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, मतलब कहानी के तौर पर कोई कहानी याद आ गया, जैसे केस स्टडी में, जैसे सपोज करो कि करप्शन पर आया ऐसे, ठीक है। तो करप्शन पर कोई कहानी लिखिए जो प्रैक्टिकल कहानी हो। जैसे सपोज कर लो कि हमारे फंड आता है, हमारे गांव का मुखिया है, फंड आता है तो फंड का सही तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना, उस क्या होता है, करप्शन हो जाता है, और उसका प्रमाण देते हुए, मतलब कोई ऐसा स्टोरी आप ढूंढो जो प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, मतलब आइडियलिस्टिक टाइप का ना हो, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो वो भी एक कला है, ये सब ऐसे लिखना है, क्या है, कला है। ये आपको कितना सोचते हो, कहाँ से कहाँ आप लिंक कर रहे हो, ये इसके थ्रू आपको क्या है कि लिखने को काफ़ी हेल्प मिलेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। या सेकंड क्या है कि फेमस पर्सनालिटी का कोई कथन आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो। कोई फेमस पर्सनालिटी है जिसने कुछ बोला है, उससे आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। या कोई इपिक्स, जैसे क्या होगा, रामायण, महाभारत में खासकर क्या है दोस्तों कि गीता के बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो थॉट्स हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। तो स्टार्ट करना है हमें, तो अगर सपोज करो हम स्टार्ट कर दिए तो बीच में भी कोटेशन आता है, कोई भी ऐसे के बीच में भी हम कोटेशन लिखते हैं, बीच में भी हम स्टोरी टेलिंग लिख देते हैं, फेमस पर्सनालिटी के कथन लिख देते हैं। बस हमेशा होना चाहिए कि जो हम पैरा लिख रहे हैं और जो सेकेंड पैरा लिख रहे हैं उसके बीच में हमेशा लिंकेज होना चाहिए। ऐसा ना कि आप यहाँ पर कुछ और लिख दिए, यहाँ से कुछ और स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जनरल पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली बोला जाता है कि ये सबको अगर आप फोकस करोगे तो ऐसे में थोड़ा अच्छा नंबर मिलने का चांस होता है। तो दीज आर द थर्ड स्टेप। अब आइए चौथा स्टेप क्या होता है। तो आपको एसे का हमेशा देखिए कि इंट्रोडक्शन जो है ना, पूरे एसे का 10 से 15% होना चाहिए। मेन जो बॉडी है वो 70 से 80% होना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन है तो कंक्लूजन आपका 10 से 15% होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेन बॉडी है, ठीक है। तो मेन बॉडी में हमेशा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिए हैं कि कैसे स्टार्ट करना है हमें। कोटेशन हो गया, फेमस पर्सनालिटी का थॉट्स हो गए, उसके कथन जो हो गए उसके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, या स्टोरी टेलिंग से कर सकते हो। जब कुछ ना बुझाए तो नॉर्मल कर देना। अब देखो, बीच वाला जो बॉडी आ गया, इसमें हमें क्या लिखना है, तो इसमें हमें ना स्मॉल पैराग्राफ में लिखना है। जीएस की तरह इसमें हम नहीं लिखते हैं, पैराग्राफ लिखो, फिर सेकेंड पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, और हमेशा एक दूसरे पैराग्राफ में लिंक होना चाहिए। जैसे आप कोई नोवेल पढ़ रहे हो, या चंपक की कहानी पढ़ रहे हो जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, या कुछ भी पढ़ रहे हो जो मार्केट से खरीद के, तो देखते हो ना कि शुरू में एंड होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस से होता है और लास्ट तक जाके ख़त्म हो जाता है, और हमें पता लगता है कि पूरे स्टोरी में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो वो लिंकेज है ना, हमेशा आपको ये ऐसे में दिखना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। अब कंक्लूजन देते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो पॉजिटिव टोन में होना चाहिए। पॉजिटिव टोन मतलब क्या है कि आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल सजेशन भी दीजिए तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे ना कि आइडियलिस्टिक यूटोपियन टाइप का जो होता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए, कि जो सही में हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा दीजिए, ठीक है ना। या आपको और वही देना है जो आपको ऑलरेडी जो है ना, जो टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब जिस पर आप ऐसे लिख रहे हैं वही सजेशन होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे ना कि आम की जगह हम इमली लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमेशा कंक्लूजन पर ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टोन होना चाहिए, और वे पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव टोन में होना चाहिए। हेट्रेड फैलाना या बुराई करना या ऐसे इस सबसे दूर रहना चाहिए हमें, ठीक है। और हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों कि पूरा ऐसे लिखने के समय, अगर हम पूरा ऐसे लिख रहे हैं तो हमेशा 3-4 बातों के ध्यान होना चाहिए कि आपका थॉट जो भी हो, आपके मन में जो भी कुछ चलता हो, लेकिन आपको वहाँ पर एज ए लिबरल प्रेजेंट होना है, समझ रहे हो ना।
मतलब क्या है कि हमेशा आपको फोकस करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे जो संविधान का जो मोरालिटी है, हमारे संविधान का जो प्रिंसिपल्स है, उसको हमको फोकस करके ही ऐसे को लिखना होता है। ठीक है, आपको अगर ऐसे नहीं लिख देना है कि इंडिया में डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है ना, तो ये नहीं लिखना है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे लिख रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखते लिखना है। ठीक है, हमें कम्युनल थॉट्स जो है दिमाग में चल रहा है, हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई कुछ भी चल रहा है, उसको यहाँ पर नहीं डालना है। ठीक है, किसी के बारे में नफरत नहीं फैलाना है, और हमेशा जो थॉट्स होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ब्रदरहुड, भाईचारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया है उससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारे सोसाइटी का, वो सब हमें इसमें नहीं लिखना चाहिए। हाँ, आप क्रिटिसिज्म में हल्का फुल्का कर सकते हो, लेकिन क्या है कि ये सब हमें लगना नहीं चाहिए कि सामने वाला जो आप लिख रहे हो तो आपका थॉट ही ये है, आप कॉम्युनल हो, आप हार्मनी में, पीसफुल हार्मनी में विश्वास नहीं करते हो। तो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स। अब ये जो 7 प्रिंसिपल्स को अब अगर आप फॉलो करके लिखते हो तो आपको दोस्तों अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एस्से में। अदरवाइज एस्से में नंबर बहुत ही कम मिलते हैं, समझ रहे हो ना। और अच्छा परफॉर्मेंस दिए तो बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।